हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर लेक्चर नंबर 1 आप लोग के लिए मैं लेकर के आया था, जिस लेक्चर में बच्चों हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और उस पर बेस्ड हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे। साथ ही साथ एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर बेस्ड जो आपकी थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के उस लेक्चर को देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। जी हाँ, पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि परम्यूटेशन पढ़ेंगे, जिसमें जो ऑब्जेक्ट आपके हैं वो आपके डिस्टिंक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट नहीं है वो भी अपने डिस्कस किया था। उसके अलावा बच्चों यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और देन सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरम है, और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आई एम गारंटीड कि आपका ये चैप्टर कंप्लीटली एंड हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए तो पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखना। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेक्चर नंबर 2 है हमारा ये, जिसमें हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले बच्चों एक बेसिक रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। हमने बच्चों प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि परम्यूटेशन आपका है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है तो उन n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के जितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं वो सब हमारे, हर वो अरेंजमेंट एक परम्यूटेशन होता है। और अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है, जहां पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल कि इंडियन क्रिकेट टीम है जिसमें से आपके 11 उसमें प्लेयर्स हैं, हमें उनमें से क्या सिलेक्ट करना है, हमें उसमें से 2 ओपनर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ओपनर्स अगर 2 सिलेक्ट करने हैं तो उसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने पहले रोहित शर्मा को सिलेक्ट किया है या पहले केएल राहुल को सिलेक्ट किया है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंट है कि आपने रोहित शर्मा और केएल राहुल को ओपनर्स के तौर पर सिलेक्ट किया। तो ऐसे प्रॉब्लम जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, वहां पर उनके ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले किसको किया बाद में किसको किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम होती है, जिनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और आपको रिवाइज करवा देता हूं यहां पर कि जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एनपीआर रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें से r ऑब्जेक्ट के लेकर के बनने वाले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इसको बच्चों हम npr से आपका डिनोट करते हैं। और npr बराबर बच्चों क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे में आपका n माइनस में r फैक्टोरियल के बराबर होता है। यहां पर n रिप्रेजेंट करता है कि कितने ऑब्जेक्ट हमको गिवन है, r रिप्रेजेंट करता है कि उनमें से कितने ऑब्जेक्ट को लेकर के, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिनको आप लेकर के अरेंजमेंट बनाने वाले हो, एनपीआर के थ्रू डिनोट किया। पी फॉर परम्यूटेशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n फैक्टोरियल बटे में आपका n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होता है। यहां पर जो r होता है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और लेस देन इक्वल देन n के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमने कंडीशन देखी थी। उसके बाद बच्चों ये केस हम तब अप्लाई करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है, जिन ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं और जो अरेंजमेंट बना रहे हैं उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने डिस्कस किए रोज वर्ड है, ठीक है, ROSE, रोज एक वर्ड है, इसके अगर हम लेटर्स को लेकर के चेक करें कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो अगर हम ऐसे अरेंजमेंट बना रहे हैं जिनमें कोई भी अल्फाबेट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों, तो दैट मीन्स कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। और अगर हम ऐसे अरेंजमेंट बना रहे हैं n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के जहां पर कोई टर्म कितनी भी बार रिपीट कर सकता है, यानी कि अरेंजमेंट आपका
अलाउ है, ठीक है, मतलब कि जहां पर रिपीटेशन अलाउ है तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास n टू दी पावर r होते हैं। ठीक है बच्चों, कि अगर 5 ऑब्जेक्ट है, 5 में से कोई 3 ऑब्जेक्ट को लेकर के हमें ये चेक कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन बन सकते हैं जब ऑब्जेक्ट आपके रिपीट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद बच्चों में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कि एन गिवन ऑब्जेक्ट में से P1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक टाइप के हैं, P2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेकेंड टाइप के हैं, P3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो थर्ड टाइप के हैं, और P के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो वो भी सेम काइंड है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम n ऑब्जेक्ट को लेकर के टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन की बात करें तो n फैक्टोरियल बटे में P1 फैक्टोरियल अब इंटू में P2 फैक्टोरियल इंटू में Pk फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इलाहाबाद। ठीक है, तो जब हम इलाहाबाद में देखते हैं तो वहां पर a आपका रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम उसके परम्यूटेशन बना रहे हैं तो कितने ऑब्जेक्ट है, पहले उनका फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में कितने कितने ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं, a 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था। तो प्रीवियस क्लास में ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपके डिस्कस भी किए थे। ठीक है बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन के साथ में आपके जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते है ना, उसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस तक में पूछा भी गया है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड विद S। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो वर्ड है वो P से स्टार्ट होते हैं, S पर एंड होते हैं। नंबर 2, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, जितने भी वॉवल्स इस परम्यूटेशन वर्ड में आ रहे हैं वो सभी एक साथ रहते हैं। और नंबर 3 जो हमें फाइंड करना है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, कि भाई हमें ऐसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करने हैं जिनमें P और S के बीच में 4 लेटर्स आते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 4 लेटर्स आते हैं P और S के बीच में। तो ऐसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमें यहां पर आपके निकालने हैं। 1 बाय 1 समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस अब बोर्ड पर ले आना, सारी बातों को, बातचीत को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना तो अंदर से जो हैप्पीनेस आती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जी, अगर हम सोचे एक बार को कि परम्यूटेशन वर्ड है हमारे पास, इसमें P एक बार आपका आया है, E की अगर मैं बात करूं तो E भी आपका 1 टाइम ही आया है। ठीक है बच्चों, R की अगर मैं बात करूं तो R भी आपका 1 टाइम आया है। M की अगर मैं बात करूं तो M आपका 1 टाइम आया है। U की अगर हम बात करेंगे तो U आपका 1 टाइम्स आया है। उसके बाद T की अगर हम बात करेंगे तो T बच्चों आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, T आपका 2 टाइम्स आया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम A की बात करें तो A भी एक बार आया है। ठीक है, और उसके बाद I हमारे पास 1 टाइम्स है, O भी हमारे पास 1 टाइम है, N भी हमारे पास 1 टाइम है और S भी हमारे पास 1 टाइम है। तो इस तरीके से ये हमने क्या देख लिया कि परम्यूटेशन वर्ड में कितने लेटर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, कितने एक ही, मतलब कई बार आए हैं और एक ही बार आया। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि वी हैव टोटल 12 नंबर ऑफ लेटर्स जिसमें T आपका 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इन कंडीशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, ठीक है, इन कंडीशंस को भूल जाऊं और आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे, यानी कि आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि परम्यूटेशन वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, अगर इन सभी लेटर्स को लेकर के हम अरेंजमेंट फाइंड करना चाहते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे, कोई कंडीशन अभी हम बात नहीं कर रहे, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर यहां पर निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या देखेंगे, कितने लेटर्स हैं हमारे पास, टोटल 12 लेटर्स हैं। तो 12 का हम यहां पर फैक्टोरियल कर देंगे। लेकिन अब हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो T है ये आपका 2 बार रिपीट कर रहा है। अब अगर मैं इन T को आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज भी कर रहा हूं तो उससे कोई नया अरेंजमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि T आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो तो सेम ही है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो 2 T है, इन 2 T को 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट किसी काम के नहीं है।
तो इसका मतलब है कि हम इस पूरे में 2 फैक्टोरियल से आपका डिवाइड कर दें, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में आपका 2 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप चाहो तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मैं अभी कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिर कैलकुलेशन में काफी ज्यादा टाइम जाएगा, तो ये चीज आप सेल्फ से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 आगे बढ़ूंगा, ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं, ठीक है। अब हम कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड विद एस। अब आप इस तरीके से समझिए बच्चों कि जो भी लेटर्स हैं हम वो परम्यूटेशन फाइंड करना चाहते हैं कि वो पी से स्टार्ट होता है और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एस पर एंड होता है, ठीक है। बीच में कितने प्लेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब 10 प्लेसेस है। हमने पी और एस की पोजीशन को फिक्स कर दिया कि ना तो हमें फर्स्ट टर्म को सिलेक्ट करना है और ना ही लास्ट टर्म को सिलेक्ट कर, लास्ट लेटर सिलेक्ट कर, पी और एस फिक्स है। अब हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, वी हैव 10 ऑब्जेक्ट और ये 10 स्पेसेस, ठीक है। पी और एस को अगर आप हटा दोगे 12 ऑब्जेक्ट में से या 12 अल्फाबेट्स में से, तो कितने लेटर्स बच गए हमारे पास, 10 बच गए। अब इन 10 लेटर्स को हमें इन 10 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 10 लेटर्स को 10 प्लेसेस पर अरेंज कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल से, लेकिन उसके बावजूद टी अभी भी हमारा इन्हीं लेटर्स में आएगा जो रिपीट कर रहा है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, जो कि आपका पी से स्टार्ट होते हैं और एस पर एंड होते हैं। याद रखिएगा बार बार 2 परम्यूटेशन यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम फाइंड कर रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहां पर हम परम्यूटेशन के बदले पर अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। क्योंकि आप सोच रहे हो सर परम्यूटेशन वर्ड गिवन है, आप परम्यूटेशन निकाल रहे हो, तो ये परम्यूटेशन एक वर्ड है जिसके लेटर्स को हम अरेंज कर रहे हैं, तो उसको हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट बोल सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो तो आप इसको अरेंजमेंट लिख करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सेकंड फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं, दैट मींस 2 फैक्टोरियल यहां पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे पी और एस की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया है, तो उस प्लेस पर हम कोई भी चॉइस नहीं है, वो प्लेस फिक्स, 2 लेटर्स यूज हो गए, 10 बचे हैं, उनको अरेंज करना है, तो 10 फैक्टोरियल रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। सेकेंड वाले रिजल्ट पर बच्चों बात करते हैं, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। अगर मैं यहां पर वॉवल्स की बात करूं तो कितने वॉवल्स हैं, सबसे पहले एक वॉवल हमको यहां पर ई दिखता है बच्चों, उसके बाद यहां पर हमको यू दिखता है, यू के बाद हमको ए दिखता है, ए के बाद हमको आई दिखता है, आई के बाद हमको ओ दिखता है, ई यू ए आई हो, ठीक है, ए ई आई ओ यू, यानी कि पांचों के पांचों वॉवल्स इस वर्ड में हमको दिख रहे हैं, ठीक है। अब चाहते हैं कि बच्चों ये जो हमारे पास 5 वॉवल्स हैं ये हमेशा साथ में रहे, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, ये हमेशा साथ में रहे। तो जब हम ये चाहते हैं बच्चों कि ई यू ए आई ओ ये वॉवल्स हमेशा साथ में रहे, ठीक है, तो इन 5 को आप अलग, इन 5 को हम क्या सपोज कर लेते हैं बच्चों, 1 यूनिट सपोज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1 यूनिट। इनके अलावा जो बचे, जैसे कि हमारे पास पी है, पी के बाद अगर हम देखें आर है, आर के बाद अगर अपन देखें एम है, एम के बाद अगर हम देखें तो टी आपका 2 बार आया है, उसके बाद अगर हम देखें एन आया है आपके पास 1 बार और एस आया है। तो अगर मैं इसको 1 यूनिट सपोज करूं तो हमारे पास कितने लेटर्स बचे, 1 इसको माना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल हमारे पास कितने लेटर्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं 8 लेटर्स हैं। तो 8 लेटर्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो 8 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें टी आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, टी आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से यहां पर हम डिवाइड भी करेंगे। लेकिन अब ये जो बच्चों हमारे पास ई यू ए आई ओ, ये 5 जो वॉवेल्स हैं ये साथ में तो रहेंगे, लेकिन इनको हम आपस में तो अरेंज कर सकते हैं ना, कि ए पहले, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, या आई ए ओ यू ई, इस तरीके से इनको तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो 5 वॉवेल्स को
इन सभी के हर एक अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में आपस में कितने फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं? 5 वॉवल से 5 को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। यानी कि वो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जिसमें ये 5 वॉवल्स हमेशा साथ में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में आपके पास 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ गए ना बच्चों कि EAUIO को हमने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर सिलेक्ट किया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये इसको एक यूनिट हमने कंसीडर किया, बाकी को हमने अलग अलग काउंट किया, तो टोटल हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट है। 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने की टोटल नंबर ऑफ वेज 8 फैक्टोरियल, 2 टी रिपीट कर रहे हैं दैट मींस 2 फैक्टोरियल। अब इन 5 ऑब्जेक्ट जो एक साथ हैं इनको हम एक साथ ही रखेंगे, लेकिन आपस में तो अरेंज कर सकते हैं ना, तो 5 फैक्टोरियल से इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो आपस में? 5 फैक्टोरियल वे से। तो ये हमारे पास आ गया, ये सेकेंड वाला रिजल्ट था। अब थर्ड बच्चों बहुत ध्यान से समझना, तीसरे वाले में बहुत सारे बच्चों की बत्ती गुल हो जाती है, मतलब कि समझ नहीं आता कि हुआ क्या यहां पर। तो अब जो थर्ड में समझाने वाला हूं उसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियरली चीजें समझ में आएंगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास टोटल 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब यहां पर मैं कुछ केस बना रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कितने पॉसिबल केस बनेंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि यहां पर P है और S है, इस तरीके से काउंट करते हैं। अगर मैं P को फर्स्ट प्लेस पर फिल करता हूं, कहां फिल करता हूं बच्चों? फर्स्ट प्लेस पर लेता हूं, तो S को मुझे कहां पर लेना पड़ेगा? क्योंकि कंडीशन क्या है बच्चों इसमें कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 4 लेटर्स रहते हैं। अभी यहां पर यह भी समझना कि मैंने P को फर्स्ट पर रख रहा हूं, S को हम चाहे तो S को यहां पर, P को इधर रख सकते हैं। यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि P पहले है S बाद में, ये भी हो सकता है कि S पहले हो P बाद में हो, लेकिन उनके बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, ये कंडीशन है। एग्जैक्टली 4 होने चाहिए। तो अगर मैं P को फर्स्ट प्लेस पर फिल करता हूं, दैट मीन्स यहां पर, तो 4 प्लेसेस अगर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं तो S को मैं इस प्लेस पर फिल करूंगा, यानी कि S का प्लेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। S को हम 6th प्लेस पर रखेंगे, 6th प्लेस पर रखेंगे। तो ये पोजीशनिंग देखते हैं, अगर P फर्स्ट प्लेस पर होगा तो S हमारा 6th प्लेस पर होगा। अगर P को हम सेकेंड प्लेस पर रखते हैं तो S हमारा 7th प्लेस पर आ जाएगा। अगर P को हम थर्ड पर रखते हैं तो ये आपका 8th पर आ जाएगा। अगर मैं P को 4th प्लेस पर रखता हूं तो ये आपका 9th प्लेस पर पहुंच जाएगा। P को अगर मैं 5th प्लेस पर रखता हूं तो S हमारे पास 6th प्लेस पर पहुंच जाएगा। P को अगर मैं 6th प्लेस पर रखूंगा, यहां पर अपन ने उल्टा लिख दिया ना, रुक जाना। अगर इसको 5th प्लेस पर रखेंगे तो ये आपका 10th प्लेस पर होगा। बीच में 4 का ब्लैक हमें छोड़ के चलना है। यहां पर 6 पर रखेंगे तो 11th प्लेस पर होगा, और यहां पर अगर हम 7th प्लेस पर रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 12th प्लेस पर। लेकिन अब हम 8th प्लेस पर P को नहीं रख सकते। 8th प्लेस पर हम P को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उसके बाद 4 स्पेस छोड़ोगे तो फिर हम 12, जो टोटल हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि टोटल 12 लेटर्स है, तो फिर हम आगे निकल जाएंगे, इसलिए हम यहीं तक कर सकते हैं। अब यहां पर कंडीशन क्या है? टोटल कितने केस बने अगर आप देखें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो वो केस है जब P पहले और S बाद में है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि S पहले हो और यहां पर P हो। तो टोटल अगर मैं बात करूं पोजीशनिंग के बेसिस पर, तो P और S को फिक्स करने के वी हैव 14 डिस्टिंक्ट पॉसिबल केस, यानी कि P और S को हम पोजीशन करने के, क्योंकि P और S को तो फिक्स करना है, बाकियों को अरेंज करना है उनके बीच में और उसके बाद में। तो P और S को हम कैसे फिक्स करें कि उनके बीच में हमेशा 4 लेटर्स आए? तो ऐसे टोटल कितने पॉसिबल केस बनेंगे? 14 पॉसिबल केस बन रहे हैं। कितने पॉसिबल केस बन रहे हैं बच्चों? 14 पॉसिबल केस बन रहे हैं। पहले 7 केस वो जब P पहले और S बाद में है, अगले 7 केस वो हो जाएंगे जब S पहले होगा और P बाद में होगा। इज इट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए, तो 14 पॉसिबल केस तो ये बन गए, है ना।
अब समझेंगे कि हर केस के अकॉर्डिंग, अब पी और एस को अगर आपने फिक्स कर दिया, टोटल 12 लेटर्स थे हमारे पास, 12 में से पी और एस को फिक्स कर दिया, उनको अब हम कोई काम नहीं है। अब हमारे पास टोटल 10 डिस्टिंक्ट लेटर्स बच गए, उनको हमें बाकी के ब्लैंक प्लेसेस पर अरेंज करना है। 4 वो होंगे जो पी और एस के बीच में आएंगे, बाकी उनके आगे पीछे बाद में जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए बच्चों कि अगर हम 10 लेटर्स हमारे पास बचे हैं तो उन 10 लेटर्स को हम 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर पाएंगे, और उन 10 लेटर्स में टी ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट कर रहा है, यानी कि टी 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल से बच्चे यहां पर हम डिवाइड भी करेंगे। तो अगर हम देखें तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहां से इसको डिवाइड कर दोगे 7 टाइम्स में, तो 7 इंटू में 10 फैक्टोरियल हमारा आंसर निकल करके आएगा। ऐसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आते हैं, एग्जैक्टली 4, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्लियर? तो ये था बच्चों हमारे पास कंडीशंस। तो एक बार मैं फिर से आपको सभी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझसे प्रॉमिस करो सभी लोग कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अपने आप फिर से अप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है। हो सकता है कि किसी बच्चे को डाउट आया हो, तो एक बार फिर से समझते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इन द वर्ड परम्यूटेशन, एक वर्ड है हमारे पास परम्यूटेशन, तो अगर हम परम्यूटेशन वर्ड के लेटर्स को इस तरीके से अरेंज करें कि वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, कि जो भी वर्ड है वो पी के साथ स्टार्ट होते हैं, एस पर एंड होते हैं। तो पी और एस की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया, पी को स्टार्टिंग में, एस को एंड में। तो हमारे पास अब 10 लेटर्स बचे, उनको हमें अरेंज करना है। तो 10 फैक्टोरियल और टी रिपीट कर रहा था तो 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में देखा जितने भी वॉवल्स हैं वो हमारे साथ में आते हैं, तो टोटल 5 वॉवल्स थे ई यू ए आई ओ, इनको हमने आपका एक यूनिट मान लिया कि जब ये हमेशा साथ में रहते हैं तो इनको अलग अलग क्यों गिने, इनको एक ही गिन लेते हैं। इनको एक गिना, बाकी सबको अलग अलग गिना, तो टोटल हमारे पास कितने बने 8 डिस्टिंक्ट, 8 लेटर्स हम बोलो, अब डिस्टिंक्ट तो नहीं है इसमें, लेकिन 8 लेटर्स बन गए। 8 लेटर्स को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 8 फैक्टोरियल, और उसमें से टी आपका 2 बार रिपीट कर रहा था, दैट्स व्हाई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब कंडीशन ये थी कि इन 5 लेटर्स को ई ए यू आई ओ को हम 5 फैक्टोरियल से आपस में उसी पोजीशन पर आपस में 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने उसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में उनको हम एक 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर पा रहे थे। तो ये हमारे पास सेकंड था। थर्ड में क्या था बच्चों कि P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स आए। तो अब डिपेंड करता है कि P और S की पोजीशनिंग क्या क्या हो सकती है। P हो सकता है यहां पर हो, तो 4 स्पेस को छोड़ करके S यहां पर आएगा, या फिर हो सकता है कि P यहां पर हो, S यहां पर हो, या हो सकता है कि P यहां पर हो और S यहां पर हो। तो मतलब इस तरीके से हमारे पास P और S की पोजीशनिंग बन जाएगी। P फर्स्ट पर तो S 6 पर, P सेकंड पर तो S 7th प्लेस पर, थर्ड पर तो 8th पर। ये वो थे जब P को पहले रख रहे थे और S को बाद में रख रहे थे। तो ऐसे 7 केस और बनेंगे जब S को पहले रखेंगे और P को बाद में रखेंगे। तो बस S यहां पर, P यहां पर, लेकिन स्पेस तो यही रहेगा। तो टोटल 14 ऐसे केस बन रहे थे कि हम 14 ऐसे हमारे पास तरीके हैं जिनमें हम P और S की पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। तो 14 यहां पर अपन ने रखा। उसके बाद बचे 10 प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास 10 लेटर्स हैं, तो 10 फैक्टोरियल से उनको अरेंज किया। टी रिपीट कर रहा था 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल को डिवाइड किया। तो ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 7 इंटू में 10 फैक्टोरियल के बराबर आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताना, ठीक है। और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर से ट्राई करना, आपको मजा आएगा सॉल्व करके। चलिए जी, अब बच्चों हम बात करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है एक्चुअल में, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एनसीईआरटी, आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक को देखोगे है ना, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये आपको एडवांस प्रॉब्लम्स में मिल सकती है जेई की बुक्स में, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, या कोई भी एडवांस बुक्स में आपको मिल सकता है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है, बहुत ध्यान से हम समझेंगे कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि n ऑब्जेक्ट है, उन n ऑब्जेक्ट को एक लाइन में अरेंज करना है, कि पहले इसको फिर उसको फिर उसको
एन ऑब्जेक्ट को एक लाइन में अरेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ROSE हमारे पास एक वर्ड है, तो हम इसको कैसे अरेंज कर रहे हैं, EORS, मान लो एक अरेंजमेंट ये बन गया, ठीक है, हमने एक लाइन में अरेंज किया। अब आप प्रैक्टिकली सोचना, अगर मैं EORS को, है ना, ये किसमें एक लीनियर अरेंजमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं आपका लीनियर अरेंजमेंट। जब हम ऑब्जेक्ट को एक लाइन में अरेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट, ओके। अगर मैं आपसे यही चीज बोलूं कि इन ऑब्जेक्ट को हमें एक राउंड पर, एक सर्कुलर फॉर्म पर अरेंज करना है, ठीक है, तो हम ऐसे सपोज करते हैं, मान लो E को ऐसे रखा, O को हमने यहां पर रखा, R को हमने यहां पर रखा और S को हमने यहां पर आपका रख दिया, ठीक है। अभी तो EORS को हमने क्या कर दिया, ये जो अरेंजमेंट था इसको हमने ऐसे आपका अरेंज कर दिया। अब आप प्रैक्टिकली सोचना कि ये एक लीनियर अरेंजमेंट है, मैं काम करता हूं, S को यहां पर रख देता हूं, ठीक है बच्चों, E को यहां पर, O को यहां पर और R को यहां पर। ये एक अलग लीनियर अरेंजमेंट है, देखकर समझ में आ रहा है कि EORS एक अलग लीनियर अरेंजमेंट है और SEOR एक अलग लीनियर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर मैं इस वाले अरेंजमेंट को फिर से एक सर्किल पर रिप्रेजेंट करता हूं, तो अब देखो S यहां पर है, E यहां पर है और O यहां पर है और R यहां पर है। लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हो कि इन दोनों सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या किसी भी लेटर्स की बाकी लेटर्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है? E अभी भी S और O के बीच में है, तो इसमें भी E आपका S और O के बीच में, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को पोजीशनिंग चेंज नहीं करी है, बस उस राउंड टेबल को घुमा दिया है, हमने सिर्फ उसको घुमा दी। जो लोग बैठे हुए थे उस पे, उनको हमने बस ऐसे घुमा दिया, हमने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया। यानी कि अगर आप देखो तो हर ऑब्जेक्ट की पहले जो पोजीशनिंग थी बाकी के रिस्पेक्ट में, वो अभी भी वही पोजीशनिंग है बाकी के रिस्पेक्ट में। यानी कि हर एक लीनियर अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में हमें, जैसे कि यहां पर 4 लेटर्स हैं, ध्यान से समझना, यहां पर 4 लेटर्स हैं, तो हमें ऐसे कितने लीनियर अरेंजमेंट मिलेंगे जो सर्कुलर अरेंजमेंट में एक ही काउंट होंगे। ऑब्जर्व करना, हमने क्या किया, बस शिफ्ट कर दिया एक एक प्लेस। अगेन हमने क्या किया, हमने फिर शिफ्ट कर दिया SREO, फिर पोजीशन शिफ्ट कर दी, फिर हमने इसको शिफ्ट कर दिया आपका OSRE, ठीक है बच्चों, OSRE। तो अभी अगर आप इन चारों लीनियर अरेंजमेंट को देखो तो लीनियरली ये अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट है, लेकिन अगर हम इन सभी को एक सर्किल पर अरेंज कर रहे हैं, कि अब मान लो अपन ने कर दिया, एक सेकेंड, ये तो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ ना, रुक जाना, इसको अपन फिर से चेंज करेंगे। हाँ जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास आएगा, हाँ जी, R, ठीक है, SEO, ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, ORS और E, ठीक है, ये बने। अब आप इनको देखो बच्चों, यानी कि अब पोजीशनिंग क्या हो गई, RS E और O, अभी भी हमारे पास E O और S के बीच में है। इसी तरह के नीचे पर अगर हम आ जाए, यानी कि O R S और E, अभी भी E हमारे पास O और S के बीच में है। यानी कि ये चारों के चारों सर्कुलर अरेंजमेंट जो हमने इन लीनियर अरेंजमेंट के बीच में बनाए, ये सब के सब क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। यानी कि हर एक लीनियर अरेंजमेंट, अगर हम 4 ऑब्जेक्ट को लेकर के टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन निकाल रहे हैं या लीनियर अरेंजमेंट निकाल रहे हैं, तो उन 4 ऑब्जेक्ट को आप जिस तरीके से अरेंज करोगे हर एक लीनियर अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में, जैसे कि 4 ऑब्जेक्ट, 4 हमें ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट मिलेंगे जो सेम होंगे। इसलिए बच्चों, अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमारे पास n है ना, हमारे पास अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से अगर n ऑब्जेक्ट को एक राउंड टेबल के अराउंड आप अरेंज कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप ये देखो कि रोज वर्ड में कितने लेटर्स हैं, रोज वर्ड में 4 लेटर्स हैं, तो 4 लेटर्स को अगर मैं एक
लीनियरली अरेंज करता हूं तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इनको सर्कुलर फॉर्म पर अरेंज करता हूं तो हर एक लीनियर अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में हमें 4 ऐसे लीनियर अरेंजमेंट मिलेंगे जो सर्कुलर अरेंजमेंट में अलग अलग नहीं गिने जाएंगे, एक ही गिना जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल में 4 से डिवाइड भी कर दिया क्योंकि उन चारों के रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर 4 अरेंजमेंट सेम होंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा बच्चों, 4 गुणे में 3 फैक्टोरियल बटे में 4, तो हमारा आंसर वैसे भी 3 फैक्टोरियल आ जाता है। इसलिए अगर कभी भी आपके किसी भी क्वेश्चन में ऐसा है कि एन ऑब्जेक्ट को एक राउंड टेबल के अराउंड हम अरेंज कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, एक राउंड टेबल के अराउंड में अगर हम अरेंज कर रहे हैं, तो उन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक राउंड टेबल के अराउंड अरेंज करने में या एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर एन ऑब्जेक्ट है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट एन माइनस में 1 फैक्टोरियल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, एन माइनस में 1 फैक्टोरियल के। इज इट क्लियर? तो अब इसी को हम एक क्वेश्चन के हेल्प से डिस्कस करेंगे। आ जाइए बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड एमंग 20 डेलीगेट्स बिलोंग फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज। 20 डिफरेंट कंट्रीज के 20 डेलीगेट्स की एक मीटिंग हो रही है और उनको एक राउंड टेबल के अराउंड में बैठा दिया। एक गोल टेबल है जिसके अराउंड में उनको आपका बैठा दिया गया। 20 डेलीगेट्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर, उनको हम कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक राउंड टेबल के अराउंड। कंडीशन दे रखी है, इफ 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स ऑलवेज टू सिट टुगेदर, वो हमेशा साथ बैठते हैं। 2 डेलीगेट्स ऐसे मान लो कि इस तरीके समझना कि D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और डॉट 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 D20, ये टोटल 20 डेलीगेट्स हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि मान लो वो 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आपके D1 और D2 हैं जो हमेशा साथ में बैठते हैं। ठीक है, इनको हम हमेशा साथ में बैठाते हैं। तो जब ये पर्टिकुलर डेलीगेट D1 और D2 ऐसे हैं जो हमेशा साथ में बैठ रहे हैं, तो क्या हम इनको अलग अलग काउंट करेंगे? नहीं, इनको हम कैसा काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए कंडीशन भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि ये 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स हमेशा साथ में बैठते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। सिर्फ अगर मैं बोलूं कि 20 डिफरेंट कंट्रीज के 20 डेलीगेट्स हैं तो उनको एक राउंड टेबल के अराउंड में अगर हमें बैठाना है तो टोटल नंबर ऑफ, सिंपल सी कंडीशन कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे। कितने डेलीगेट्स हैं बच्चों? 20 डेलीगेट्स हैं। तो 20 डेलीगेट्स को अगर हमें एक लाइन में अरेंज करना होता कि भाई लाइन से खड़े हो जाओ 20 के 20 महारथियों, कंट्रियों के महारथी धुरंधरों, तो एक लाइन में अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 20 फैक्टोरियल हो जाता। लेकिन अगर उनको एक राउंड टेबल के अराउंड में हम अरेंज कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 19 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 19 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। अब पहली कंडीशन पर बात करते हैं कि ऑलवेज सिट टुगेदर, यानी कि 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स ऐसे हैं जो हमेशा साथ में बैठते हैं। तो आप सोचो, जब ये 2 हमेशा साथ में बैठते तो इनको अलग अलग क्यों गिनना? इनको क्यों ना हम 2 जिस्म 1 जान गिन के चले? ठीक है, मान लो ये 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, जब ये हमेशा साथ में बैठ रहे हैं तो बोल देते हैं ना भैया कि ये अब जोगा बोगा है, पक्के दोस्त, इनको साथ ही बैठाना है तो इनको एक ही गिनो, अलग अलग मत गिनो। होता है ना कि भाई ये 2 नहीं है, एक ही है, इनको एक ही गिनो। चलो, तो ये 1 हो गए। अगर मैं इनको 1 काउंट करता हूं तो अब टोटल कितने डिफरेंट डेलीगेट्स हम बोल सकते हैं? 2 को हमने 1 गिन लिया तो टोटल हम 19 डेलीगेट्स बोल सकते हैं कि 2 डेलीगेट्स को अगर मैं 1 काउंट कर लूं, है ना, पर्टिकुलर को 2 को 1 काउंट कर लूं तो टोटल वी हैव 19 डेलीगेट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सीधे 19 डेलीगेट्स हैं। अगर मैं इन 19 डेलीगेट्स को इस राउंड टेबल के अराउंड में अरेंज करता हूं तो 19 डेलीगेट्स को राउंड टेबल के अराउंड अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 18 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 18 फैक्टोरियल के। अब ये पर्टिकुलर आप सोचो कि अगर मैंने इस पोजीशन पर D1 को और यहां पर D2 को, है ना, इनको दोनों को साथ में बैठाना है कि भैया तुम दोनों ना साथ ही में बैठो। ठीक है, तो इनको अगर मैंने साथ में बैठाना है तो ये भी तो हो सकता है ना कि
भले ही इनको अलग अलग ना करो, लेकिन D2 को यहां बैठा दो और D1 को यहां बैठा दो। अब ऐसे न जाने कितने प्लेसेस होंगे जहां पर D1 D2 को हम साथ में बैठा रहे होंगे, तो हर प्लेस पर उनको हम 2 फैक्टोरियल से आपस में अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। D1 D2 को, D2 को पहले D1 को बाद में, D1 को पहले D2 को बाद में, मतलब कि इनको आपस में तो इनकी पोजीशनिंग बदल सकते हैं ना, और हर वो पोजीशनिंग अलग अलग हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि 2 फैक्टोरियल से हम 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 18 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, सॉरी, अब दूसरी कंडीशन बोल रहा है नेवर टू सिट टुगेदर। अब कंडीशन क्या है कि भाई 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स कभी भी साथ में नहीं बैठते, है ना। हमारी मैथ है ही ऐसी, पहले बोला कि साथ में बैठा लो, फिर कहता अब कभी भी नहीं बैठाना, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स कभी भी साथ में नहीं बैठते हैं। तो भाई नहीं बैठते तो क्या किया जाएगा, तो नहीं बैठते इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बने थे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन थे 19 फैक्टोरियल। जब कोई लेना देना नहीं था कि कौन साथ में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, सिर्फ हमें अरेंज करना था 19 फैक्टोरियल। उनमें से वो नंबर ऑफ वेरिएंस जिनमें हम 2 पर्टिकुलर को हमेशा साथ में बैठा रहे थे वो ये है, दैट इज 18 फैक्टोरियल इंटू में आपका 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन में से इनको माइनस कर दो, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 19 इंटू में 18 फैक्टोरियल माइनस में 18 फैक्टोरियल इंटू में 2। तो यहां से अगर हम 18 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आ जाएगा 19 माइनस में 2, यानी कि 18 फैक्टोरियल इंटू में आपके पास 17। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल करके आ गया। क्या आ गया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल करके हमको आ गया जब दो पर्टिकुलर डेलीगेट्स कभी भी साथ में नहीं बैठते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। और बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम ये याद रखेंगे कि लीनियरली अरेंज कर रहे हैं n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक लाइन पर तो n फैक्टोरियल से अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम एक राउंड टेबल के अराउंड में अरेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन n फैक्टोरियल ना लेकर के n-1 फैक्टोरियल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास आपका सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट था। क्लियर है, आई बात सब कुछ समझ में, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर से बताना। अब बच्चों हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन, उसके बाद पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन से बच्चों बात करते हैं, सबसे पहली बात एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस नाउ अज्यूम दैट देयर आर ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर। हमारे पास 3 लॉन टेनिस प्लेयर का ग्रुप है, एक्स है, वाई है और जेड है। ये 3 क्या है, लॉन टेनिस प्लेयर है। अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स, हमें एक टीम बनानी है 2 प्लेयर्स की। एक टीम बनानी, याद रखना, एक टीम बनानी है 2 प्लेयर्स की। इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू सो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सोचो प्रैक्टिकली, टीम बनाने में क्या ये इंपॉर्टेंट है कि एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे टीम बनानी है तो या तो मैं टीम में एक्स और वाई को ले सकता हूं, ये एक टीम काउंट होगी। अब आप खुद बताना, क्या वाई और एक्स एक अलग टीम काउंट होगी, नहीं ना। मतलब कि अगर मुझे 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट की एक टीम बनानी है तो एक्स वाई एक टीम काउंट हो रही है, तो क्या वाई एक्स भी एक टीम काउंट होगी, नहीं होगी। यानी कि इनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि एक्स और वाई को। इसी तरीके से वाई और जेड की एक टीम बन सकती है और जेड और एक्स की एक टीम बन सकती है। ये बात क्लियर है। ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन। ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन। और सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन की बात करते, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन के केस में एक्स वाई एक अलग परम्यूटेशन बनता, वाई एक्स एक अलग बनता, वाई जेड एक अलग बनता, जेड वाई एक अलग बनता, एक्स जेड एक अलग बनता, जेड एक्स एक अलग बनता, ठीक है। ये क्या है, परम्यूटेशन। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पर क्या था, सिर्फ हमने सिलेक्शन किया, अरेंजमेंट की नीड ही नहीं थी। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट करते तो हर एक सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में, हर एक सिलेक्शन को हम 2 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर पा रहे थे, ठीक है। हर एक सिलेक्शन को हम 2 अलग अलग तरीकों से, उल्टा लिख दिया ना, एक्स वाई
एक सेकेंड, ये वाई जेड है, सॉरी ये वाई जेड। हर एक सिलेक्शन को हम दो अलग अलग तरीके से अरेंज कर पा रहे थे, यहां भी दो अलग तरीके से। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर के कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बनेंगे, तो वो एनपीआर होता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर के कितने अरेंजमेंट बनेंगे वो एनपीआर होता है। उसी तरीके से बच्चों एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर के बनने वाले सिलेक्शन एनसीआर के थ्रू डिनोट किया जाता है। और एनसीआर किसके बराबर है कि भाई अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन में हर एक लीनियर के रिस्पेक्ट में जो उनको आप अरेंज कर रहे हो वो अलग अलग अरेंजमेंट तो है लेकिन अलग अलग सिलेक्शन नहीं है, तो इनको हम आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि सिलेक्शन परम्यूटेशन इज अबाउट कि सिलेक्ट करना, उनको अरेंज करना, और सिलेक्शन इज जस्ट सिलेक्टिंग, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिलेक्ट करना है। परम्यूटेशन क्या बोलता है, परम्यूटेशन बोलता है, एनपीआर बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को पहले तो आप सिलेक्ट करो और उन आर ऑब्जेक्ट को आप आर फैक्टोरियल से आपस में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एनपीआर इज ऑल अबाउट कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का आपने सिलेक्शन किया और उनको फिर आपस में अरेंज कर दिया, तो आर फैक्टोरियल से। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे सिर्फ एनसीआर निकालना है, याद रखना बच्चों, परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन होता है सिलेक्शन। ठीक है, और हर एक सिलेक्शन का जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उनको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, अरेंजमेंट। ठीक है, तो जब मैं सिलेक्शन को अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तब हमको टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मिल जाते हैं। समझ रहे हो बात यहां पर कि मतलब आपने तीन ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को लिया, सिलेक्शन एक्स और वाई का आपने किया। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं कि एक्स और वाई को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो ये सिलेक्शन तो एक है लेकिन अब अगर है ना, अब ये सिलेक्शन तो एक हुआ, मान लो हमने टोटल कितने सिलेक्शन करे, 1 2 3, टोटल हमने यहां पर 3 टाइप के सिलेक्शन करे और हर टाइप के सिलेक्शन को हम आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर पा रहे थे, तो बनता है हमारे पास 3 × में 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल के बराबर, दैट इज एनपीआर। ओके, यानी कि परम्यूटेशन इज अबाउट कि पहले सिलेक्ट किया और उनको फिर आर फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है बच्चों, वो क्या है, नोट करना। ठीक है, फॉर्मूला क्या मिला कि एन पी आर जो होता है वो क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उनको हम आर फैक्टोरियल से अरेंज कर दे। तो अगर एनसीआर हमें फाइंड करना है तो एनसीआर बराबर होता है एनपीआर बटे में आर फैक्टोरियल के बराबर। अब तुम एनपीआर का यहां पर फॉर्मूला रख दोगे तो कितना आ जाएगा, एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल और इस पूरे के बटे में आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ये है फॉर्मूला बच्चों, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हम कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं या कितने तरीके से ऐसा हम कर सकते हैं, दैट इज एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो यही हमारा पहला थ्योरम भी था कि एनसीआर और एनपीआर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो एनपीआर बराबर होता है एनसीआर इंटू में आर फैक्टोरियल, और यहीं से एनसीआर का हमें फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब कुछ पॉइंट्स है जो हमें यहां पर याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है बच्चों कि बेसिक सा, जैसे कि NC0, एन ऑब्जेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट का आपने सिलेक्शन नहीं किया, NC0 आपसे पूछ रहा है, मतलब कि एन ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट नहीं किया, तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हो। तो सोचो आपके पास 10 बेस्ट नॉवेल्स रखी हैं और आपने उनमें से एक भी नॉवेल पसंद नहीं करी, ऐसा आप कितने तरीके से कर सकते हो। एक ही तरीका तो हुआ ना कि आपने किसी को भी पसंद नहीं किया। तो अगर मैं इसी चीज को फॉर्मूले के थ्रू समझूं तो NC0 बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटे में 0 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में 0 का फैक्टोरियल। तो ये बनेगा n फैक्टोरियल बटे में 1 इंटू में n फैक्टोरियल, कितना बन गया 1।
यानी कि n ऑब्जेक्ट में से बिना किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए बच्चों, 1 के बराबर आ गए। ठीक है, NC 0। दूसरा बच्चों देखते हैं NCN क्या होता है। n ऑब्जेक्ट है, उन n ऑब्जेक्ट में से सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। 10 नॉवेल है तुम्हारे सामने, 10 नॉवेल में से तुम्हें 10 की 10 नॉवेल लेनी है, तो एक ही तरीका तो है भाई, सब दे दो, है ना, सारी ले लो तुम। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कि पहले तुमने एक बुक ले ली है फिर दूसरी बाद में ली, फिर उन्होंने कहा नहीं इसको पहले लूंगा उसको बाद में लूंगा। अरे 10 की 10 तुम्हें लेनी है, एक साथ ही ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो NCN की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में n फैक्टोरियल। दैट मीन्स ये हमारे पास n फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल इंटू में 0 फैक्टोरियल, तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो बच्चों n ऑब्जेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट करना, एक तरीका, n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के एक तरीका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन NC1 क्या होगा, n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, NC1 दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में 1 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों कि NCA बराबर अगर NCB दे रहा। अच्छा, उससे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। NCR जो होता है वो आपका NCN माइनस R के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि n ऑब्जेक्ट में से जो ऑब्जेक्ट आपने छोड़ दिए, है ना, एक तरीके से n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, या n ऑब्जेक्ट में से जो बचे हुए ऑब्जेक्ट है उनको रिजेक्ट कर देना। तो मतलब कि नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होता है बच्चों वो बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ रिजेक्शन के बराबर होता है, नंबर ऑफ रिजेक्शन के बराबर, कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को आप जितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो उतने ही तरीके से तो उन n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हो कि नहीं लेना, सिलेक्ट नहीं करना है इनको। ठीक है, तो जितने तरीके से आप सिलेक्शन कर पा रहे हो उतने ही तरीके से उनको आप रिजेक्ट भी कर पा रहे हो। दैट मीन्स NCR NCN माइनस R के बराबर होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि NCR को अगर आप ओपन करोगे फॉर्मूले से तो आएगा n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल, और अगर मैं NCN माइनस R को ओपन करूंगा तो ये आएगा n फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r फैक्टोरियल, और इंटू में आपके पास n माइनस में n प्लस r, तो ये भी हमारे पास r फैक्टोरियल, ये दोनों हमारे सेम ही आते हैं। ठीक है, तो NCR NCN माइनस R के बराबर होता है। और यहीं से फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है कि अगर NCA बराबर है NCB के, नोट करना, अगर NCA NCB के बराबर है, ऐसा है, तो क्या बनेगा, आइदर A जो होगा वो B के बराबर होगा, यानी कि A और B एक दूसरे के बराबर होंगे, या फिर A प्लस B जो होगा वो N के बराबर होगा, A प्लस B जो होगा वो N के बराबर होगा। तो NCA बराबर NCB, तो या तो A और B एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर A प्लस B जो होगा वो हमारा N के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास याद रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलता है। तो जैसे कि अच्छा चलो एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि अगर NC9 बराबर NC8 है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा फाइंड NC17। ठीक है, तो जैसे हमें नजर पड़ी कि NC9 बराबर NC8 है, तो 8 और 9 आपस में तो बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या, जो n होगा वो 9 प्लस 8 के सम के बराबर होगा, यानी कि n की वैल्यू 17 होगी। और अगर n की वैल्यू 17 है तो NC17 का मतलब 17C17, 17 में से 17 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके, एक तरीका, तो हमारे पास एक आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CUET, JEE एग्जाम्स तक में पूछता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं, इसको देखिए। NCR प्लस में NCR माइनस 1 जो होता है बच्चों वो n प्लस 1 CR के बराबर होता है। इसका प्रूफ भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव दैट
NCR प्लस में NCR माइनस 1 N+1 CR के बराबर होगा। तो बच्चों इसको हम प्रूव करेंगे LHS पार्ट को लेकर के। किसको लेकर के बच्चों? LHS वाले पार्ट को लेकर के। तो LHS पार्ट में NCR प्लस में NCR माइनस में 1 गिवन है। छोटी छोटी चीजों को पहले आपसे गौर करवाना चाहूंगा कि बच्चों अगर हमारे पास n इंटू में n माइनस का 1 फैक्टोरियल गिवन है, सोचना n इंटू में n माइनस में 1 फैक्टोरियल गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? ये n फैक्टोरियल के बराबर है ना? इसका मतलब क्या है? n फैक्टोरियल के बराबर है। तो इसी का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। पहले तो NCR बराबर क्या बनेगा? n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r का फैक्टोरियल। उसके बाद प्लस में NCR माइनस 1 क्या बनेगा? n फैक्टोरियल बटे में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस में r और प्लस में 1 का फैक्टोरियल। हमने सिर्फ इनको फॉर्मूला ओपन यहां पर कर दिया। तो ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें n फैक्टोरियल को हमने एज इट इज लिखे रहने दिया, r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r इंटू में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस में r का फैक्टोरियल अपन ने लिखे रहने दिया। प्रूव करना बता रहा हूं कि कैसे से प्रूव करना है, ठीक है। प्लस में बच्चों यहां पर ये हमारे पास n फैक्टोरियल है, यहां पर देखना r माइनस में 1 का फैक्टोरियल एज इट इज लिखे रहने दी। इसको हम ओपन कर सकते हैं n माइनस में r प्लस में 1 और इंटू में n माइनस में r का फैक्टोरियल, ऐसे ओपन कर दिया। एक कम करोगे तो उसका फैक्टोरियल हो गया। अब यहां से अगर आप देखो हम कॉमन निकाल सकते हैं n फैक्टोरियल बटे में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल और इंटू में आपका n माइनस में r का फैक्टोरियल। ये कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? 1 अपॉन में r बचेगा प्लस में 1 अपॉन में n माइनस का r प्लस 1 बचेगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से समझिएगा, इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल बटे में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल और n माइनस में हमारे पास r का फैक्टोरियल इंटू में 1 अपॉन r प्लस में 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। एलसीएम ले लोगे बच्चों तो ये बनेगा r इंटू में आपके पास n माइनस में r प्लस 1 और अगर आप एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा n माइनस में r प्लस 1 और यहाँ पे प्लस का r। एलसीएम ले लिया, r से r कैंसिल आउट तो ये बन गया हमारे पास बच्चों कितना? n फैक्टोरियल बटे में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस में r का फैक्टोरियल। और यहां पर बन गया बच्चों कितना हमारे पास? n प्लस 1 बटे में r, n प्लस 1 बटे में, सॉरी बटे में हमारे पास r नहीं है, सिर्फ n प्लस 1 और बटे में हमारे पास r इंटू में n माइनस में r प्लस 1। ये अब सोचो n फैक्टोरियल इंटू में n प्लस 1 क्या बनेगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर बनेगा। r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में r क्या बनेगा? r फैक्टोरियल के बराबर बनेगा। n माइनस r प्लस 1 इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल क्या बनेगा? n माइनस में r प्लस 1 के फैक्टोरियल के बराबर बनेगा। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं आपके पास n प्लस 1 CR। क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1 CR। चेक कर लो, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल इंटू में n प्लस 1 माइनस में r का फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली हमने प्रूफ कर दिया यहां पर कि NCR प्लस में NCR माइनस 1 बराबर में n प्लस 1 CR के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? n प्लस 1 CR के। तो इस तरीके से बच्चों ये रिजल्ट हम यहां पर आपका प्रूव करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको खुद से अगर आप कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करोगे, जो मैंने पढ़ाया समझाया है इसको अगर आप देखो और इसके बाद बिना देखे एक बार खुद से ट्राई करो, देन आपको पता चलेगा कि हाँ आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। तो एक बार खुद से तो ट्राई करना बनता है ना। खुद से नहीं किया तो क्या किया जिंदगी में, है ना। दूसरों के किए कराए से क्या काम बनेगा, खुद से करना जरूरी है। तो एक बार खुद से करो तब देखो, है ना। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई करना। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये अरेंजमेंट करने में दिक्कत लग रही है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। NCR का मतलब है n फैक्टोरियल बटे में r इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, सिंपल फॉर्मूला ओपन किया।
अब हमने आर फैक्टोरियल को, और यहाँ पर आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो आर फैक्टोरियल को आर इंटू में आर माइनस वन फैक्टोरियल ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पर एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल है, तो इसको हमने एन माइनस आर प्लस वन इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल ब्रेक कर दिया। पूरे से इतना कॉमन निकल आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बच गया। अब इसको देखो, आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में आर, तो आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल इंटू में एन प्लस वन, तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर प्लस वन, तो एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल पूरा बन गया। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर के बराबर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता, ओपन करके चाहे बराबर चेक भी कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये चीज हमारी कंप्लीट होती है। अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी पर बेस्ड कुछ। 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12/1 के बराबर है। नोट करिएगा बच्चों, 2NC3 रेशियो NC3 12/1 के बराबर है। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा, पहले वाले रिजल्ट को हम प्रूफ कर रहे हैं, 2NC3 और डिवाइड बाई NC3, ये किसके बराबर है? 12/1 के बराबर है। हमें n फाइंड करना है, तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको फॉर्मूला अप्लाई करके। 2NC3 का मतलब क्या है? 2NC3 का मतलब कि 2n का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस में 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब देखना, NC3 है तो ये क्रॉस ऊपर पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में 3 का फैक्टोरियल बटे में हमारे पास n का फैक्टोरियल। क्लियर है? चलो, ये किसके बराबर है बच्चों? 12/1 के बराबर है। 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2n इंटू में 2n माइनस का 1 इंटू में 2n माइनस का 2 और इंटू में 2n माइनस में 3 का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये हमारे पास 2n माइनस में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और यहां पर n माइनस में 3 का फैक्टोरियल बटे में n इंटू में n माइनस में 1 इंटू में n माइनस में 2 और इंटू में n माइनस में 3 का फैक्टोरियल बराबर में 12/1 लिख दिया। अब देखना बच्चों, यहां से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ओके ओके, और देखने यहां से क्या कैंसिल हो सकता है, ये n से ये वाला n कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास क्या क्या, यहां पर बचा 2 इंटू में आपके पास 2n माइनस का 1, इधर से 2 कॉमन निकाल लो तो ये बनेगा n माइनस में 1, इधर से 2 कॉमन निकालो तो n माइनस में 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? n माइनस का 1 इंटू में आपके पास n माइनस में 2 और बराबर में कितना है? 12/1 के, तो n माइनस में 1 n माइनस 1 से कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास 4 इंटू में 2n माइनस का 1 बटे में n माइनस का 2 इक्वल टू 12/1। मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8 टाइम्स ऑफ n, माइनस में 4 और ये बन जाएगा 12 टाइम्स ऑफ n, माइनस में आपके पास 24। तो 8 नोट करना बच्चों, यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 24 इधर ले आए, माइनस का 4 एज इट इज, 12n में से 8n माइनस कर दो, तो 20 इज इक्वल टू 4 टाइम्स n, तो n की वैल्यू यहां से हमको 5 मिल गई। n की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? यहां से हमको 5 मिल गई। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो n की वैल्यू हमको कितनी निकल के आ गई बच्चों? 5 निकल करके आपका आ गई। इज इट क्लियर? डन है। तो ये हमें क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना, सेम इसी प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को भी अपना सॉल्व करेंगे। डन। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 वुमेन। एक ग्रुप है जिसमें 2 आदमी लोग हैं और 3 औरतें लोग हैं, 3 वुमेन, 2 men एंड 3 वुमेन। बड़ी नाइंसाफी। चलो
इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3%? 3% का सिलेक्शन 2 आदमी और 3 औरतों में कैसे कर सकते हैं? पहले तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीके से हम 2 आदमी 3 औरतों में से, यानी कि टोटल 5 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हैं? तो सबसे पहली बात कि जब कोई कंडीशन नहीं है तो इन 5 में से कोई 3 का सिलेक्शन करना है तो कैसे भी कर लो, है ना, चाहे 3 औरतें ले लो, खत्म बात, या 2 आदमी ले लो, 1 औरत ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर मैं इन 5 में से कोई 3 का सिलेक्शन करना है तो बिना किसी कंडीशन के, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 सेकंड रुकना। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, जब कोई कंडीशन नहीं है तो 5 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन 5C3 वे से कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल बटे में आपका 3 फैक्टोरियल इंटू में 2, तो कैंसिल आउट, ये 2 यानी कि आपके पास 10 आ गया। 10 तरीकों से हम इन 2 आदमी और 3 औरतों में से 3 लोगों का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बोल रहा है हाउ मैनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन? अब इनमें से कितनी ऐसी कमेटी है जिसमें 1 आदमी होगा और 2 औरतें होंगी? ठीक है, तो अब कंडीशन यहां पर बोल रहा है हमें 1 आदमी का सिलेक्शन करना है और 2 औरतों का। सबसे पहली बात, सिलेक्शन कंप्लीट तब होगा जब हम 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने आदमी लोग? 2 आदमी हैं, तो 2 आदमियों में से 1 मैन का हमें सिलेक्शन करना है एंड 2 वुमेन का सिलेक्शन करना है, 2 वुमेन का। सोचो, 1 मैन का सिलेक्शन करने के कितने तरीके हैं? 2 आदमी में से 1 का सिलेक्शन 2C1 तरीके से, लेकिन काम तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक 2 औरतों का सिलेक्शन और ना हो जाए। तो 3 वुमेन में से 2 वुमेन का सिलेक्शन 3C2 वे से कर सकते हैं। तो कितना बन जाएगा? ये बनेगा 2 इंटू में 3 यानी कि 6 के बराबर बनेगा। यानी कि ऐसा जब हम 1 आदमी और 2 औरतों का सिलेक्शन कर सकते हैं, दैट मीन्स 2 इंटू 3 यानी कि देयर आर 6 डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्शन। कितने वेज ऑफ सिलेक्शन है? 6 डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्शन। यहां पर सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहां पर अरेंजमेंट की बात ही नहीं कर रहा कि पहले किसको बाद में किसको, है ना, अदला आगे पीछे वाला कोई सीन ही नहीं है, सीधे सीधी बात है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो डन है बेटा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल? एक सर्किल है बच्चों, सपोज करो आपके पास, उसमें कितने पॉइंट है? मान लो इस तरीके से टोटल 21 पॉइंट्स हैं, बहुत सारे 21 पॉइंट मान लो, कोई बना दो, पूरे इकट्ठे क्या ही बनाएंगे। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि एक सर्किल पर अगर 21 पॉइंट्स अगर हम ले तो उनसे हम कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं? हमको मालूम है कि किसी भी कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए एक सर्किल में 2 पॉइंट को सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कि 2 पॉइंट कोई भी आप ले लोगे तो आप उनसे एक कॉर्ड ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लोगे उनसे एक कॉर्ड ड्रॉ हो जाएगी, है ना। कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, मतलब कि 21 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन जितने आप तरीके से कर सकते हो उतनी नंबर ऑफ कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो। तो 21C2 क्या बन जाएगा? 21 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू में 19 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स 21 इंटू में 20 इंटू में 19 फैक्टोरियल होल अपॉन आपके पास 2 इंटू में 19 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो, कितना बना? 210 हमको आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया बच्चों? 210 हमको आंसर निकल करके आया। इज इट क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? तो इतने नंबर ऑफ वेज ऑफ हाउ मेनी कॉर्ड्स, इतनी कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। कितनी रेड बॉल्स है? 6 रेड बॉल्स है, 5 व्हाइट बॉल्स है
5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हमें क्या करना है, हमें 3 रेड बॉल सिलेक्ट करना है एंड 3 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करना है और हमें 3 ब्लू बॉल्स आपका सिलेक्ट करना है। काम तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम 3 बॉल और 3 व्हाइट बॉल और 3 ब्लू बॉल्स का सिलेक्शन ना कर लें। तो 3 रेड बॉल का सिलेक्शन 6C 3 वेज में कर सकते हैं। और एंड लगा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी एंड होता है तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता है और जब भी और होता है तो एडिशन रूल अप्लाई होता है। तो जब जब एंड है तो नंबर ऑफ वेज का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ और जब जब और की कंडीशन आए तो एडिशन करते जाओ, ठीक है। तो 6C3, 3 व्हाइट बॉल यानी कि 5C3 और 3 ब्लू बॉल्स यानी कि 5C3, तो हमारे पास बन गया बच्चों। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल और यहां पर 5 फैक्टोरियल इंटू अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल और इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में आपका 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारे पास 6 इंटू में 5 इंटू में 4 अपॉन में 6 और यहां पर 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, ओके। इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 और यहां पर 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल बटे में आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू में 2, तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब देखना 6 में से 6 कैंसिल आउट, 2 में से ये कैंसिल आउट, 2 में से ये कैंसिल आउट, तो कितना बन गया 5 4 जो 20 इंटू में 10 इंटू में 10 यानी कि आंसर इज 2000। आंसर कितना हो जाएगा 2000 हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है, आई बात समझ में, ओके डन है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर 2000 निकल करके आएगा। क्लियर, आई बात समझ में सभी को, कोई डाउट है ना। एंड तो मल्टीप्लाई 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 और तो ऐड हो जाता। चलो अब देखो, बहुत ही बढ़िया शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपका पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, इसके बाद मिसलेनियस पर भी अपन क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो अगला है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी ऑफ दीज। उसके बाद चारों की कंडीशन है, और सॉरी 5 क्वेश्चन है, 5वां यहां पर है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात बच्चों, हम सभी ने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। घरों में ताश खेले आपने, हम तो खेलते थे। हमारे यहाँ तो जैसे अभी दिवाली आने वाली है ना, तो दिवाली में पापा के साथ बैठ के अपन कार्ड, पापा घर वालों को सबको खिलाते हैं साथ में, ठीक है। वही पैसे लेके बैठते हैं, वही हारते हैं। और कभी सोचो कि पापा हार गए तो उनको पैसा कौन देगा। तो भाई आ जाओ। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट कि 52 कार्ड्स का जो डेक होता है उसमें आपके किस किस टाइप के कार्ड होते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो अगर हम बात करें, उसमें 4 टाइप के कार्ड होते हैं। एक होता है आपके पास डायमंड, फिर होता है यहां पर क्लब, फिर होता है यहां पर स्पेड और होता है हार्ट। इस चार टाइप के कार्ड होते हैं। हर कार्ड आपके 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स हो जाते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो डायमंड कार्ड जो होता है वो रेड कलर का होता है, जो हार्ट होता है ये भी रेड कलर का होता है, और जो क्लब और स्पेड होते हैं ये आपके ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने रेड कार्ड होते हैं एक 52 कार्ड के डेक में, तो 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, टोटल 26 रेड कार्ड। कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, तो 13 ब्लैक क्लब के, 13 ब्लैक स्पेड के, तो टोटल 26, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है जो जिसे हम बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड देखो, फेस कार्ड हमारे पास किंग होता है एक तो, और दूसरा क्वीन होता है, और हमारे पास जैक होता है। गुलाम बेगम बादशाह, नाम सुना होगा आपने, गुलाम बेगम
बादशाह, किंग, क्वीन, जैक। अब देखना, तो इन 13 कार्ड्स में आपके 3 कार्ड ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड कहे जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। तो 13 फेस कार्ड डायमंड के होंगे, 3 फेस कार्ड क्लब में होंगे, 3 फेस कार्ड स्पेड में होंगे और 3 फेस कार्ड हार्ट में होंगे। यानी कि 13 कार्ड में से 3 कार्ड आपके फेस कार्ड होते हैं इनमें। तो इस तरीके से अगर हम बात करें 12 फेस कार्ड यहां पर हमको मिलते हैं। कितने फेस कार्ड मिलते हैं? 12 फेस कार्ड हमको यहां पर मिलते हैं। अब क्वेश्चन में हम ये देखें कि पहले तो देखो, पहले तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स, 4 कार्ड का सिलेक्शन करना अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कितने तरीके से कर सकते हो? तो 52 पत्तों में से सोचना, 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड का सिलेक्शन सिर्फ 52 C4 वेज में कर सकते हैं। दैट मीन्स 52 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल इंटू में 48 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई तुम खुद करना, 52 इंटू में 51 इंटू में 50 इंटू में आपका 49 और इंटू में 48 का फैक्टोरियल बटे में आपके पास 4 फैक्टोरियल कितना होता है? लिख देना 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में 48 का फैक्टोरियल। चलो, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे डिवाइड करके तो अपना आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स, कि 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड का सिलेक्शन हम कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फर्स्ट केस में बोल रहा है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। जो 4 कार्ड हैं वो सेम सूट के हो। सूट का मतलब है चारों या तो डायमंड के हो, चारों या तो क्लब के हो, चारों या तो स्पेड के हो, या चारों आपके हार्ट के हो। मतलब हम बोल सकते हैं आइदर 4 कार्ड्स आर फ्रॉम डायमंड या फिर क्लब या फिर स्पेड या फिर हार्ट, है ना। मतलब 4 कार्ड का सिलेक्शन करना है, वो भी सेम सूट से। मतलब कि या तो 4 कार्ड तुम डायमंड से ले लो, या तो 4 कार्ड तुम क्लब से ले लो, या तो 4 कार्ड तुम स्पेड से ले लो, या तो 4 कार्ड तुम हार्ट वाले सूट से ले लो। तो सोचो, डायमंड से अगर 4 कार्ड तुम ले रहे हो तो 13C4 वे से 4 कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हो डायमंड से। अगर तुम क्लब से लेते तो यहां से भी 4 कार्ड का सिलेक्शन 13C4 में कर पाते। अगर तुम स्पेड से लेते तो यहां भी 13C4 से कर पाते, और अगर हार्ट से लेते तो तब भी 13C4। लेकिन कंडीशन क्या है? और जब और लगा होता है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ सेम सूट। तो आंसर 13C4 प्लस में 13C4 प्लस में 13C4 और प्लस में 13C4। दैट मीन्स 4 टाइम्स 13C4 के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते। ठीक है, 4 टाइम्स 13C4 के बराबर होगा। क्लियर है? ये पहला कंडीशन था। दूसरी कंडीशन में 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड चाहिए, चारों अलग अलग सूट के होने चाहिए। तो मतलब सेकंड केस में 1 फ्रॉम 1 डायमंड का कार्ड हो, ठीक है, एंड 1 हार्ट का कार्ड हो, एंड 1 क्लब हो, और एंड 1 स्पेड का कार्ड हो। 4 कार्ड जो हो वो अलग अलग सूट से लेने हैं। ठीक है, तो एक डायमंड कार्ड का सिलेक्शन 13C1, एक हार्ट कार्ड का सिलेक्शन 13C1, एक क्लब कार्ड का सिलेक्शन 13C1, एक स्पेड कार्ड का सिलेक्शन 13C1, एंड लगा है तो मतलब कि मल्टीप्लीकेशन। तो कितना बन गया? 13C1 का पावर 4, दैट मींस 13 की पावर 4 बन गया। क्लियर है? इतना भी आंसर लिख दोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद तीसरे केस में बोल रहा है हमारे पास, ठीक है, आई बात समझ में? हमें 4 कार्ड अलग अलग सूट के चाहिए थे। एक हो हमारे पास डायमंड का, एक हो हमारे पास क्लब का, एक हो हमारे पास स्पेड का और एक हो हमारे पास हार्ट का। इस तरीके से अगला बोल रहा है बच्चों आर फेस कार्ड, यानी कि जो 4 कार्ड आप ले रहे हो फेस कार्ड हो। तो टोटल कितने फेस कार्ड थे?
टोटल 12 फेस कार्ड है, तो 12 फेस कार्ड में से 4 कार्ड का सिलेक्शन 12C 4 वेज में किया जा सकता है, यानी कि 12 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल, यानी कि 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल बटे में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में आपका 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 4 तिक 12 से 12 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितना बन गया 11 इंटू में 9 5 जब 45, तो ये बन जाएगा 495, यही आएगा। कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 12C 4। इसके बाद चौथे केस में क्या बोल रहा है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। मैं इसलिए एंड पर बहुत प्रेशर दे देता हूं। आ जाओ चौथा, क्वेश्चन का चौथा, और कोई चौथा नहीं, आ जाओ। ठीक है, 2 आर रेड कार्ड एंड, अगर 2 रेड कार्ड, 2 कार्ड्स कैसे हो रेड हो एंड 2 कार्ड्स आपके कैसे हो ब्लैक हो, तो सोचो 2 रेड कार्ड का कितने रेड कार्ड्स होते हैं, टोटल हमारे पास रेड 26 रेड कार्ड्स होते हैं। तो 26, एक सेकेंड, 26 रेड कार्ड्स में से 2 रेड कार्ड का सिलेक्शन इनटू एंड लगा इसलिए 26 ब्लैक कार्ड में से 2 ब्लैक कार्ड का सिलेक्शन, तो कितना हो जाएगा 26C2 का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है। और इसके बाद बच्चों पांचवा कंडीशन क्या है हमारे पास, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर 4 कार्ड्स आर ब्लैक और रेड, या तो 4 कार्ड हमारे ब्लैक हो या तो रेड हो, सेम कलर के होने चाहिए। ठीक है, तो अगर 4 कार्ड ब्लैक हैं तो ब्लैक टोटल कार्ड कितने 26, तो 26C4 बन गया ब्लैक कलर सिलेक्ट करने का, और 4 रेड कार्ड सिलेक्ट करने का तरीका 26C4 लगा क्या है यहां पर, और क्या लगा है और, तो इसका मतलब क्या हुआ 26C4 प्लस में 26C4, यानी कि 2 टाइम्स 26C4 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 26C4 के बराबर आ जाएगा। तो जब 4 कार्ड हमारे पास सेम ही मतलब सेम कलर के हो, तो 4 रेड भी हो सकते हैं और 4 ब्लैक भी हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज नजर आई कि कब हम एडिशन कर रहे हैं, कब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में एंड है कि ये भी करना वो भी करना ये भी करना, एंड, तो मल्टीप्लीकेशन, या तो ये करो या तो ये करो या तो ये करो या तो ये करो, तो तब क्या है एडिशन अप्लाई होता है। इज इट क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? डन है। चलो अब बच्चों अपन बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलिए हाउ मेनी वर्ड्स, हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत चुटकियों बजाते ही सॉल्व कर लो। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द डॉटर। अब सोचना, पहले तो हमें करना क्या है, ये हमारे पास एक वर्ड लिखा है DAUGHTER, इसमें अगर मैं वॉवेल्स देखूं तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए है, यू है और ई है। ए यू ई हमारे पास वॉवेल्स है, और कॉन्सोनेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट हमारे पास है एक तो डी, ओके, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद टी और उसके बाद आर, DGHTR। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ छूटा नहीं है। हाँ, टोटल कितने वॉवेल्स हैं, 3 वॉवेल्स हैं। कितने कॉन्सोनेंट हैं, 5 कॉन्सोनेंट हैं। हमको क्या करना है, 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट को लेकर के कितने डिफरेंट लेटर्स बनाए जा सकते हैं। तो सोचो, हमें पहले काम क्या करना है, 2 वॉवेल्स का सिलेक्शन करना है। आपको मालूम है कि लेटर्स के अरेंजमेंट की बात कर रहा है, मतलब कि परम्यूटेशन पूछ रहा है,
तो सबसे पहले परमुटेशन में भाई आपको यह भी तो करना है कि इन 3 वॉवल में से 2 वॉवल लेने हैं और इन 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो पहले इनका सिलेक्शन करो, फिर इनको आपस में अरेंज कर देना। तो समझना 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, तो 2 वॉवेल्स का सिलेक्शन 3 में से 3C 2 वेज में आप करोगे, इनटू में 3 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन 5C 3 वेज में करोगे। ये तो हुआ हमारा सिलेक्शन। कितने सिलेक्ट किए? 2 + 3 टोटल 5 लेटर्स आपने सिलेक्ट कर लिए। अब इन 5 लेटर्स को आप 5 फैक्टोरियल से आपस में अरेंज भी कर सकते हो। यस, तो इन 5 लेटर्स को आप 5 फैक्टोरियल से आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3C2 का मतलब क्या हुआ? 3 के बराबर, ठीक है। और 5C3 का मतलब हुआ 5 इंटू में 4, हाँ जी, 5 इंटू में 4 अपॉन में 2 और इंटू में 5 फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास 120। तो देख लो इस तरीके से, ये 2 टाइम्स में चला गया, 5 2 = 10, तो ये बन गया 3360 और ये 0 3600 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3600। यानी कि क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। यहां पर आपको ऐसा नहीं था, अगर इन जनरल बोल देता कि डॉटर वर्ड से आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने, तो सिंपल सा कि कितने हो गए? 5 और 3 8 लेटर्स हैं, अलग अलग हैं, 8 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। नॉर्मल हमारा क्वेश्चन ये बन जाता। लेकिन एक क्वेश्चन ये बना कि भाई इनमें से पहले तो कितने वॉवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट, उनमें से 2 वॉवल्स को सिलेक्ट करो, 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करो और देन उनसे कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो पहले हमने सिलेक्शन किया 2 वॉवल्स का, फिर सिलेक्शन किया 3 कॉन्सोनेंट का, सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हैं इनको अरेंज करना। तो 5 फैक्टोरियल से इनको हमने अरेंज कर दिया। 5 क्यों लिया? क्योंकि 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट मिला के टोटल 5 लेटर्स अब हमारे पास हो चुके होंगे। इनको हम 5 फैक्टोरियल से आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये आंसर क्लियर है ना, कहीं गलत तो नहीं किया? 3 सही है, 5 इंटू 4 इंटू, हाँ ठीक है ये भी। तो 2 2 = 4, 5 2 = 10, हाँ जी सही है बेटा, बिल्कुल ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। जो वॉवल्स हैं और जो कॉन्सोनेंट है वो एक साथ आते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले अगर हम यहां पर वॉवल्स देखें, अच्छा हमें सबको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, तो कुछ भी सिलेक्शन की अलग से जरूरत ही नहीं है। वॉवल्स कौन कौन से? ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। और कॉन्सोनेंट कौन से हैं? कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? क्यू है, टी है और एन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 + 3 8। चलो सही है, ठीक है। अब देखना, हम बोल रहे हैं कि एट अ टाइम ऑल द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर एट अ टाइम सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। वॉवल्स एक साथ रहते, कॉन्सोनेंट एक साथ। तो समझना, अगर मैं सभी वॉवल्स को एक यूनिट मान लेता हूं, ठीक है, और सभी कॉन्सोनेंट को एक यूनिट मान लेता हूं, तो हमारे पास 2 यूनिट है। इन 2 यूनिट को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल वेज में। अब लेकिन 2 फैक्टर से अरेंज तो कर पाओगे, लेकिन साथ में सोचना कि EUAIO जो ये 5 है, इनको आपस में तो अरेंज कर सकता हूं ना, तो 5 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर पाऊंगा, और QTN को आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर पाऊंगा, तो ये 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या बनेगा? 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये बना 2 इंटू में 120 इंटू में 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 2 = 12 इंटू में 120, तो ये बन गया 1440। 12 का स्क्वायर 144 होता है। चलिए क्लियर है? तो इतने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास अरेंजमेंट बन के आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में एट अ टाइम सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, एक साथ ही वो मूव करते हैं। वॉवल्स एक साथ रहेंगे, कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे। चलिए डन है बेटा। अगला क्वेश्चन है, अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज। कितने बॉयज हैं?
9 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। यहाँ पर 4 गर्ल्स हमारे पास हैं। हमें एक कमेटी बनानी है, कितने लोगों की? 7 लोगों की। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स? अब समझे ना, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ कि 4 बॉयज का सिलेक्शन करो एंड 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करो, तभी तो बनेगा। कमेटी कब बनेगी? जब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 4 बॉय लेने पड़ेंगे, 3 गर्ल्स। तो 4 बॉयज का सिलेक्शन कैसे करोगे? 9C4 वे से करोगे, और 3 गर्ल्स का सिलेक्शन 4C3 वे से करोगे। तो यह हमारे पास आपका कितना आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे देखना, 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 अपॉन में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और यहां से 4C3 का मतलब हो गया हमारे पास 4 एक तरीके से। चलिए, तो यहां से अगर आप देखो, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से ये कैंसिल आउट, 2 से ये भी कैंसिल आउट, 3 से ये कैंसिल आउट, तो बना कितना? 9 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू में आपके पास 4, तो ये बन गया है हमारे पास 9 इंटू में 14, 4 जा, ठीक है। चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 6 जा 54, कैलकुलेशन एक बार चेक करें ना, गलत ना कर जाऊं मैं। 9 6 जा 54, कैरी है 5, 9 5 जा 45, और 5 ऐड कर दोगे तो 50, तो 504 कुछ आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेना इसको आप लोग, ठीक है। तो 9C4 इंटू में 4C3 504 के बराबर आपको कुछ आ जाएगा, ठीक है। सही है ना, कहीं गलत तो नहीं है? कैलकुलेशन में डाउट हो जाता है कई बार मुझे अपनी आ जाओ, तो एक बार चेक कर लेंगे। 9C का 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, तो एक ही बात है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू में 5 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 9 8 7 6 5, और ये मल्टीप्लाई कर, ठीक है। चलो, अगला है हमारे पास एटलीस्ट 3 गर्ल्स। सेकेंड केस देखना, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स हो। इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं? केस नंबर 1 में 3 गर्ल हो एंड 4 बॉयज हो, एक केस ये बन सकता है। केस नंबर 2 क्या बन सकता है ना, मतलब कि या तो 3 गर्ल 4 बॉयज हो, या फिर 4 गर्ल हो एंड 3 बॉयज हो। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 4 गर्ल्स से ज्यादा ले सकते, क्योंकि टोटल 4 गर्ल्स अवेलेबल थी, उससे ज्यादा तो है नहीं, तो बस यही 2 केस बनेंगे। लेकिन 3 गर्ल्स के केस में क्या बनेगा? 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज वाला अपन ने ऑलरेडी ले रखा था, तो ये कितना आता है? एक सेकेंड, 9C4 इंटू में आपके पास 4C3 ये आ गया, और 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 4C4 इंटू में 9C3, इन दोनों को ऐड कर दो तो बन जाएगा हमारे पास 9C4 प्लस में 4C3, सॉरी इंटू में है यहां पर, ठीक है। ये प्लस में हमारे पास 4C4 का मतलब हो गया 1, तो 9C3, तो इसको आप ऐड करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 गर्ल्स और 4 बॉयज का सिलेक्शन, या फिर 4 गर्ल्स और 3 बॉयज का सिलेक्शन, ये था एटलीस्ट 3 गर्ल्स के केस में। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब है कि एक केस ये बन सकता है कि 1 गर्ल हो प्लस में 6 बॉयज हो, या 2 गर्ल हो प्लस में 5 बॉयज हो। क्या बोल? एटमोस्ट 3 गर्ल, और मैक्सिमम 3 गर्ल हो और आपके पास 4 बॉयज हो। ये 3 पॉसिबल केस बन सकते हैं, केस 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तो बस एक गर्ल का केस क्या बना? 4 में से 1 गर्ल का सिलेक्शन और 9 में से 6 बॉयज का सिलेक्शन। उसके बाद 4 में से 2 गर्ल का सिलेक्शन इंटू में 5 बॉयज में से, है ना, समझे ना,
ये मत समझना कि +5 बॉयज, मतलब कि अब तुम्हें ऐसा, इसको प्लस को ऐसे समझो, यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। 1 गर्ल एंड 6 बॉयज का सिलेक्शन, 2 गर्ल एंड 5 बॉयज का सिलेक्शन, 3 गर्ल एंड 4 बॉयज का सिलेक्शन। ओके, ये कर रहे हैं अपन। तो 4C2 इंटू में आपके पास 9C5, और उसके बाद 4C3 इंटू में आपके पास 9C4, और इन सभी को आप ऐड कर दो तो कितना आएगा, 4C1 इंटू में 9C6 प्लस में आपके पास 4C2 प्लस में आपके पास 9C5, और उसके बाद प्लस में 4C3 और यहाँ पर 9C4। इन सबको सिंप्लीफाई करके ऐड कर देना, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन खुद कर पाओगे, है ना, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो बेटर है कि अपन थोड़ा सा इनको फास्ट कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से एटमोस्ट 3 गर्ल, एटलीस्ट 3 गर्ल, या एग्जैक्टली 3 गर्ल, इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, समझना, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं जो आपका ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मान लो ये पार्ट 1 है और ये आपके पास पार्ट 2 है, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन है और इसमें 7 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इन ऑल सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। दोनों पार्ट से कम 3 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करना ही करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि पार्ट 1 से वो 3 क्वेश्चन करता है एंड पार्ट 2 से टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसको, तो बचे 5 क्वेश्चन वो पार्ट 2 से करता है। या फिर पार्ट 1 से वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है एंड पार्ट 2 से वो आपका मान लो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। या फिर पॉसिबिलिटी है कि पार्ट 1 से वो कितने क्वेश्चन है, पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले एंड साथ के साथ पार्ट 2 से वो आपका 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि मिनिमम 3 तो करने ही थे। अब 5 से ज्यादा तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते ना, टोटल 5 ही क्वेश्चन तो थे पार्ट 1 में। तो ये पॉसिबल केस बने हैं। ये है हमारे पास केस 1, ये है केस 2 और ये है हमारे पास केस 3। तो अब देखना, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का सिलेक्शन 5C3 वे से कर पाएगा एंड 7 क्वेश्चन में से 5 का सिलेक्शन 7C5 से। ओके, दूसरे में 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन 5C4 वे से कर पाएगा एंड 7 क्वेश्चन में से 4 का सिलेक्शन 4C4 वे में कर पाएगा। और नीचे पर 5 में से 5 का सिलेक्शन 5 कर लिए, इसमें से सिर्फ उसने 3 करे, हर केस के अकॉर्डिंग नंबर आ गया। अब आपको टोटल पूछ रहा है, तो टोटल में हम सबको ऐड कर देंगे, तो 5C3 इंटू में 7C5, हर केस से जो नंबर्स आए सबको ऐड कर दो। 5C4 इंटू में आपके पास 7C4 और प्लस में हमारे पास 5C5 इंटू में आपके पास 7C3, हर केस में जो नंबर्स आए हैं इन सभी को आप ऐड कर दीजिए सॉल्व करके। सिंप्लीफाई कर लोगे ना, मैं इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। ठीक है, तो इनको कर लेना, अगर दिक्कत आ रही होगी तो बताना, फिर आगे पर हम उस पर भी काम कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके आप फिर ऐड कर डालो तो आपका निकल करके आ जाएगा। इज इट डन, क्लियर? तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। 3 केस बन रहे थे, केस 1, केस 2, केस 3। एडिशन क्यों अप्लाई हो रहा है कि या तो वो 3 क्वेश्चन यहां से कर ले और 5 यहां से, या तो 4 क्वेश्चन पार्ट 1 से कर ले और 4 पार्ट 2 से, या तो वो 5 क्वेश्चन पार्ट 1 से कर ले एंड 3 क्वेश्चन। तो जहां या और की कंडीशन आ रही है वहां पर एडिशन अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए, तो अब तो ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलो, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी, है ना। 10 लोगों को एक एक्सकर्जन पार्टी के लिए चुना गया है। देयर आर 3 स्टूडेंट
हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, ठीक है, और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। मतलब कि हर एक पार्टी में 2-3 दोस्तों की ऐसी जोड़ी होती है ना, वो जाएंगे तो तीनों के तीनों जाएंगे, अगर उनमें से एक नहीं जा रहा तो तीनों नहीं जाएंगे। तो अगर हम यहां पर देखें तो टोटल 25 स्टूडेंट हैं, है ना, और एक पार्टी प्लान हुई है, 3 आपके वो बेस्ट फ्रेंड है, 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मतलब ये या तो ये तीनों जाएंगे, आइदर 3 बेस्ट फ्रेंड्स गो और 3 बेस्ट फ्रेंड्स नॉट गो, इनमें से कोई भी नहीं जाएगा। मतलब कि या तो ये तीनों के तीनों जाएंगे, है ना, और जाना के 10 लोगों को जाना है, 10 टू बी चूजन, 10 लोगों को चुनना है, जिसमें से वो 3 दोस्त ऐसे हैं, अगर उन 10 में से एक का भी सिलेक्शन हुआ तो तीनों के तीनों जाएंगे, ठीक है, मतलब तीनों ही जाएंगे, एक भी अगर बाहर है तो तीनों नहीं जाएंगे, बाकी के 10 कोई भी लेके जाओ। सोचो अगर ये 3 बेस्ट फ्रेंड जाते हैं तो सोचो 3 तो ये फिक्स हो गए, अगर ये 3 बेस्ट फ्रेंड जाते हैं तो 3 तो ये फिक्स हो गए कि ये जाएंगे ही जाएंगे। बचे 7 लोगों को कहां से सिलेक्ट करोगे? 25 स्टूडेंट थे, 3 तो फिक्स हैं कि जाएंगे ही जाएंगे, तो बचे 22, तो 22 लोगों में से 7 लोगों का, सॉरी 22 लोगों में से 7 लोगों का सिलेक्शन किया जा सकता है, बाकी ये 3 तो फिक्स है, साथ में जा रहे हैं। अब है कि मान लो ये तीनों के तीनों बेस्ट फ्रेंड नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 22 में से 25 में से इन 3 को हटा दो, यानी कि कितने बचे? 22। अब इन 22 में से 10 के 10 आपको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये 3 तो अब जा ही नहीं रहे, तो 22 में से 10 का, तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि 3 जाएंगे तो 22C7 वेज से बनेगा, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो 3 नहीं जाएंगे तो 22C10 वेज से होगा। तो टोटल वेज क्या हो जाएगा? टोटल वेज की पार्टी एक्सकर्शन हो पाएगी, दैट इज 22C7 प्लस में आपके पास 22C10। ये हमारे पास आंसर बन गया। समझ गए? 3 बेस्ट फ्रेंड की कहानी, या तो जाएंगे तीनों या तो तीनों नहीं जाएंगे। अगर वो 3 जाएंगे तो बचे हुए 7 लोगों को इन 25 में से उन 3 को हटा के बचे 22 लोगों में सिलेक्ट किया जाएगा, 7 लोगों को। अगर वो 3 नहीं जाते हैं तो 25 में से उन 3 को हटा दो, क्योंकि अब वो तीनों के तीनों नहीं जाएंगे, तो बचे 22, ठीक है। अब 22 में से पूरे के पूरे 10 सेलेक्ट किए जाएंगे, तो ये और केस है कि या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तो इस तरीके से दोनों का एडिशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर, सभी एस साथ में रहें। तो बस सिंपल सा देख लो कि कितने ए हैं इसमें, 1 2 3, 3 ए हैं। कितने एस हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 एस हैं इसमें, ठीक है। आई कितने हैं? आई यहां पर 2 है। एन कितने हैं यहां पर? एन यहां पर 2 है। और ओ कितना यहां पर? 1 है। तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 + 1 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक तो मिस हो रहा है कोई। ए हमारे पास कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। ए 3 हो गया। एस कितने हैं? 2 और 2 4 है, ठीक है। आई कितनी है हमारे पास? आई को एक बार काउंट कर लो, 1 2, आई 2 है। एन कितने हैं हमारे पास? 2 है। अच्छा एक टी भी तो है, एक टी भी, अब हो गया 13, ठीक है। अब क्या बोला है? ऑल द एस आर टुगेदर, सभी एस साथ में रहे, तो इन चारों के चारों एस को 1 यूनिट आप मान लोगे, ठीक है। तो कितना बना? 3 1 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 फैक्टोरियल से आप इनको अरेंज कर पाओगे, जिसमें ए 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, आई 2 बार आ रहा है तो फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, एन 2 बार आ रहा है तो अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब ये 4 ऐसे हैं, इन 4 एस को आपस में 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर पाएंगे, लेकिन चारों के चारों सेम है, तो मतलब कि रिपीटिशन भी
मतलब 4 के 4 सेम है तो सारे अरेंजमेंट एक ही काउंट होगा, कैंसिल कर दो। तो ये बन गया सिंपल 10 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास निकल करके आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों, और ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाना, जब तक खुद से नहीं लगाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बच्चों अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तो कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, तो वही चैप्टर आपके लिए नेक्स्ट लेकर के आऊंगा। वैसे अभी थॉट है बाइनोमियल थ्योरम का, इसी से रिलेटेड है, एनसीआर एनपीआर जो अपन पढ़ करके आए यही यूज होगा, तो हम इसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।